तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का हिंदी ब्रिज कोर्स में हम अध्याय 1 सूरज का ब्याह नामक कविता में हम संपूर्ण पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। हम संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। तो कृपया करके आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अध्याय 1 का नाम है सूरज का ब्याह कविता। चलिए हम इस कविता को पहले समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। उड़ी एक अफवाह, सूर्य की शादी होने वाली है। बर के विमल मोर में माता मोती ऊषा पिरोने वाली है। ठीक है। मोर करेंगे नाच, गीत कोयल सुहाग के गाएगी। लता बिटप मंडन बितान से बर्तन बर्द सजाएगी। जीव जंतु भर गए खुशी से, बन की पात पात डोली। इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली, सावधान जलचरो, खुशी में सबके साथ नहीं फूलो। ब्याह सूर्य का ठीक, मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। एक सूर्य के ही मारे हम विपद कौन कम सहते हैं। गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं। अगर सूर्य ने ब्याह किए 10-5 पुत्र जन्माएगा। सोचो तब उतने सूर्य का ताप कौन सह पाएगा। अच्छा है सूरज कंवारा वंश विहीन अकेला है। इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर बड़ा झमेला है। तो देखिए दोस्तों, इसका सारांश हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, इस अध्याय में इस कविता की लाइन में दोस्तों ये कहा गया है कि सूर्य की शादी होने वाली है। ठीक है, सूर्य की शादी होगी, उसकी मतलब शादी होने वाली है। ठीक है, तो उसका मतलब कि यहाँ पर उसको कविता में पिरोया गया है। ठीक है, क्या क्या उनके साथ मतलब कि क्या क्या व्यंग्य हुए यहाँ पर ये सब बताया गया है। ठीक है, जीव जंतु खुशी से हो गए। ठीक है, तभी एक वृद्ध मछली बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खुशी से फूलो मत। यदि सूर्य शादी कर लेता है, सूर्य शादी कर लेता है तो उसके 10-5 पुत्र होंगे। ठीक है, कम से कम 10-5 पुत्र होंगे। तो सोचो, जब हमें एक सूर्य इतनी सारी गर्मी पैदा कर दे रहा है, हम पसीने से थरमतर हो जा रहे हैं, तो जब 10-5 सूर्य जब इकट्ठे आएंगे उसके पुत्र सहित, तो सोचो उतनी कितनी गर्मी होगी। ठीक है, कितनी गर्मी उत्पन्न होगी, तापमान कितना अधिक बढ़ जाएगा। तो उतनी गर्मी को कौन सह पाएगा, हम सभी तो मर जाएंगे। तो इसलिए वृद्ध मछली कहती है, अच्छा है सूरज कंवारा है। ठीक है, वंश विहीन है। ठीक है, मतलब कि उसकी संतान नहीं हो सकती, तो इसलिए बहुत अच्छी बात है। और देख लीजिए दोस्तों, इस कहानी के रचयिता कौन है। इस कविता के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर जी है। चलिए हम देखिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तो देखिए, हम सबसे पहले इसका कार्यपत्रक 1 देख लेते हैं। कार्यपत्रक 1 में लिखा है, श्रुत लेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। अर्थात यहाँ पर आपको श्रुत लेख लिखना है। पाठ में अध्याय में जो भी कठिन शब्द आए हैं, यहाँ पर आपको उनकी प्रैक्टिस करके देखना है। तो यह आप स्वयं कर सकते हैं, इसे मुझे आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कार्यपत्रक 2। यहाँ पर कार्यपत्रक 2 में प्रश्न पूछा गया है, अपनी पसंद की एक कविता लिखे। यहाँ पर आपको अपने अनुसार, अपनी मनपसंद के अनुसार यहाँ पर आपको एक कविता लिख देनी है। चलिए हम कविता लिख देते हैं। जैसे हमने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है बड़े चलो। तो हम लिखते हैं, फूल बिछे हो या काटे हो, रहा ना आए रहा ना अपनी छोड़ो तुम। चाहे जो विपदाएं आए मुख को जरा ना मोड़ो तुम। साथ रहे या ना रहे साथी, हिम्मत मगर ना छोड़ो तुम। नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, करना दीन बन जोड़ो तुम। बस ईश्वर पर भरोसा रखो, पाठ प्रेम का पढ़े चढ़ो। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने एक कविता लिख दी है। इसे आप चाहे तो अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खटाक से ले लीजिए। ले लिए होंगे आपने स्क्रीनशॉट। चलिए हम बढ़ते हैं कार्यपत्रक 3 की तरफ। कार्यपत्रक 3 में लिखा है, निम्नलिखित शब्दों में कुछ तद्भव और कुछ तत्सम शब्द सम्मिलित है, इन्हें चुनकर अलग अलग कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं नीचे, इनमें ठीक है तद्भव और तत्सम दोनों शब्द मिक्सचर है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इन शब्दों में तद्भव शब्द को अलग छांट कर लिखना है और तत्सम शब्द को अलग छांट कर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिए गए है, हस्त, मिट्टी, साग, मोर, भीत, स्वप्न, मृतिका, शाख, भित्ति, चंद्र, समुद्र, झरना, श्रृंखला, हाथ, गोरा, सपना, हस्ती, चांद, विद, पांत, मछली, कान, हिरण।
चलिए दोस्तों, अब हम इसमें से तद्भव शब्द को अलग कर लेते हैं और तत्सम शब्द को अलग कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं दोस्तों तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन कौन सा दोस्तों इसमें है? मिट्टी है, मोर है, साग है, भीत है, चांद है, और समुद्र है, झरना है, हाथ, गोरा, सपना, मछली, कान, हिरण। ये सभी शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। अब हम इसी में से तत्सम शब्द छांट कर लिख लेते हैं। तत्सम शब्द कौन कौन से है? हस्त है, हस्त यानी हाथ, स्वप्न यानी सपना, ठीक है, साख है, भित्ति है, चांद है, ठीक है, श्रृंखला है, हस्ती है, पांत है, विध है। इस प्रकार से दोस्तों आपको तद्भव और तत्सम शब्दों को अलग अलग छांट कर लिखना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी या फिर पुस्तक में लिख लीजिए। चलिए अब हम अगले कार्यपत्रक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, कार्यपत्रक 4 में प्रश्न है, समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। अभी तुक क्या होता है? तुक यानी उच्चारण, ठीक है। तुक यानी उच्चारण, मतलब कि यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है। इन शब्दों में से आपको, ठीक है, इन शब्दों में आपको ऊपर जो बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, इनके जैसे उच्चारण वाले शब्दों को आपको इनमें से चुनकर लिखना है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। समान उच्चारण वाले शब्दों को आपको लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर पहला लिखा है केहर। अब केहर का ढूंढिए समान उच्चारण वाला शब्द कौन सा है। केहर का समान उच्चारण दोस्तों दुकान में तो हो नहीं सकता है, ठीक है, सपना में भी नहीं हो सकता, दिला में भी नहीं हो सकता, घटिया में भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों केहर का समान उच्चारण वाला शब्द हमको लग रहा है नहर, तो इसका आंसर क्या आएगा? नहर। दूसरा है कान। कान के जैसा उच्चारण वाला शब्द कौन सा है? इसमें कान के जैसा उच्चारण वाला शब्द है दोस्तों मान है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मान। तीसरा है रात। रात के जैसा समान उच्चारण वाला शब्द कौन सा लग रहा है हमको? बात लग रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बात। मकान के जैसा समान उच्चारण वाला शब्द दोस्तों यहाँ पर है दुकान। अपना का जैसा समान उच्चारण वाला शब्द दोस्तों है सपना। सात का समान तुक वाला शब्द है दोस्तों हाथ, ठीक है। तारा का समान उच्चारण वाला शब्द है दोस्तों नारा। बिटिया का समान तुक वाला शब्द है घटिया। खिला का समान तुक वाला शब्द है किला। छिला का समान तुक वाला शब्द है दिला। सजाएगी का समान तुक वाला शब्द होगा गाएगी। झमेला का समान तुक वाला शब्द होगा अकेला, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए थे, इनके जैसे आपको समान उच्चारण वाले शब्दों को यहाँ पर इनमें से छांट कर लिखना था। आप इसे लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी या फिर पुस्तक में लिख लीजिए और अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब हम बढ़ते दोस्तों कार्यपत्रक 5 की तरफ। कार्यपत्रक 5 में यहाँ पर आपको दिया है कविता में आए नए शब्दों का अर्थ लिखे, ठीक है। मतलब कि आपको यहाँ पर कविता में से कुछ शब्दों को छांट कर दिया है, इन शब्दों का आपको अर्थ लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर पहला शब्द है अफवाह। तो अफवाह का अर्थ क्या होता है? उड़ती हुई खबर, ठीक है। अफवाह का अर्थ होता है उड़ती हुई खबर, मतलब कि, ठीक है। दूसरा शब्द है मोर। मोर का अर्थ होता है सेहरे पर सजाने का। तीसरा है बिमल। बिमल का अर्थ होता है निर्मल। चौथा है ऊषा। ऊषा का अर्थ होता है भोर या फिर सुबह जल्दी, इसे हम सुबह भी कह सकते हैं। पांचवा है सुहाग। सुहाग क्या होता है? शादी पर गाया जाने वाला मांगलिक गीत या फिर शादी पर गाया जाने वाला गीत। छठवा है बिटप। बिटप का अर्थ होता है वृक्ष या फिर पेड़। सातवां है मंडप। मंडप का अर्थ होता है छाया हुआ, ठीक है। मंडप देखते हैं ना आप, शादी में मंडप सजाते हैं, ठीक है, तो उनसे छाया आती है ना, मतलब कि हम छाया के रूप में मंडप का प्रयोग करते हैं। बितान का अर्थ होता है विस्तार या फिर फैलाव। पात पात का अर्थ होता है पांत। पात का अर्थ होता है पत्ता पत्ता, ठीक है, पत्ता पत्ता। वृद्ध का अर्थ होता है बुजुर्ग या फिर हम कह सकते हैं बुढ़ा, ठीक है। बंधन बार का अर्थ है माला से सजाना। जलचर का अर्थ होता है जल में रहने वाला। जल में रहने वाले का हम कहते हैं जलचर। विपत का अर्थ होता है संकट। प्रचंड का अर्थ होता है अति उग्र। खातिर का अर्थ होता है के लिए। कवारा का अर्थ होता है कुआरा। ताप का अर्थ क्या होता है? गर्मी या फिर तापमान। वंशविहीन का अर्थ क्या होता है? संतानहीन। जिसकी संतान ना हो वह क्या कहलाएगा? संतानहीन कहलाएगा। झमेला का अर्थ होता है झंझट या फिर बखेड़ा। छटपट। छटपट का अर्थ होता है परेशान होना।
तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों कार्यपत्रक 5 भी यहाँ पर हल हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से अपनी कॉपी या फिर पुस्तक में लिख लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की तरफ। तो देखिए कार्यपत्रक 6 में आपको प्रश्न दिया है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक काव्य का अंश दिया है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो देखिए हम सबसे पहले इस वाक्य काव्यांश का अर्थ हम समझ लेते हैं। कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत नाम है उसका हकीकत में मेहनत, जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत बे कहे जाते हैं साहसी, जो करते हैं ईश्वर से शिकायत बे कहे जाते हैं आलसी, जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार है भाई जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की रूह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भोग की दुहाई अपने किस्मत स्वयं बनाए। ठीक है, चलिए अब हम इसी के प्रश्न के उत्तर हम चुनकर आपको बताते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए, लिखा है हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। हकीकत में किस्मत मेहनत को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मेहनत। दूसरा है, जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत उनको क्या कहते हैं, हम साहसी कहते हैं, तो इसका सही विकल्प क्या आएगा, साहसी। तीसरा है, सच्ची खुशी का हकदार कौन है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, खुशी के हकदार वही है जिन्होंने दुख को सहा। ठीक है, तो मतलब कि सच्ची खुशी का हकदार कौन है, जिन्होंने दुख को सहा है, जिन्होंने दुख का सहा है वही सच्ची खुशी के हकदार है, तो इसका सही विकल्प क्या आएगा, दुख सहने वाला। प्रश्न चौथा है, किसका अंधकार मिटाना है। तो इसका उत्तर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है निराशा का अंधकार मिटाना है, तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, निराशा का। प्रश्न पांचवा है, किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ, अर्थात भाग्य की दुहाई को छोड़कर हम जब काम करेंगे तो किस्मत हमारी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भाग्य की दुहाई को छोड़ने पर हमारी किस्मत बन जाती है। प्रश्न छठवां है, जो रुक गया मिट गया उसका क्या मिट गया, उसका नामो निशान मिट गया, तो उसका सही विकल्प क्या आएगा, सही उत्तर क्या आएगा, नामो निशान। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की तरफ। तो देखिए कार्यपत्रक 7 में आपको दिया है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर अपने सरल शब्दों में एक अनुच्छेद लिखे। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, इसको आपको अच्छे से देखना है, समझना है और नीचे आपको यहाँ पर एक अनुच्छेद लिख देना है। अनुच्छेद अर्थात यहाँ पर आपको एक गद्यांश या फिर कहानी रूप में इसको लिख देना है, यहाँ पर जो जो दिख रहा है आपको। तो देखिए हम देखते हैं चित्र में आपको क्या दिख रहा है, पीछे एक झरना दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, ठीक है, पंछी दिख रहा है, ये सब तो आपको दिखते ही है। लेकिन यहाँ पर विशेष बात यह है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पेड़ में लटका एक पिंजरे के अंदर यहाँ पर आपको एक चिड़िया दिख रही है, चिड़िया नामक पक्षी दिख रही है आपको। तो हमें इसको देखकर हम इसका वर्णन करते हैं। तो देखिए हम इसका अनुच्छेद में वर्णन करते हैं। एक चिड़िया जो पिंजरे में कैद है, उसे बाहर का जीवन बहुत सुखद लग रहा है। पिंजरे में सारी सुविधाएं हैं, फिर भी वह खुले आसमान में उड़ना चाहती है और आज़ादी के गीत गाना चाहती है। तो देखिए यहाँ पर चिड़िया जो है पिंजरे के अंदर कैद है, उसे पिंजरे के अंदर कैद रहना अच्छा नहीं लग रहा है। वे भी बाकी पक्षियों की तरह अपनी जिंदगी को बाहर खुले में जीना चाहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें वर्णन करना है। अब हम बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की तरफ। तो देखिए कार्यपत्रक 8 में आपको दिया है, आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया उसके बारे में लिखना है। ठीक है, आज आप सुबह उठे और आपने क्या क्या दिनचर्या की है, आपने क्या क्या काम करे हैं, उसको यहाँ पर आपको लिखना है। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे कि आज सुबह मैं उठा, ठीक है, मैंने ब्रश किया, ये करा वो करा, फलाना ढिमकाना, ठीक है, उस प्रकार से हम लिख देते हैं। लेकिन हम उसके सरल शब्दों में, ठीक है, अपनी भाषा में लिख देते हैं। आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमने लिखा है, आज सुबह उठकर मैंने सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा, ईश्वर को प्रणाम किया और अच्छे दिन की कामना की। ठीक है, अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लिया। आप भी लेते होंगे अपने माता और बड़ों का आशीर्वाद सुबह उठने के बाद। फिर आगे हमने लिखा है, फिर मैंने अपने दैनिक दिनचर्या का पालन
किया, उसके बाद नाश्ता किया, उसके बाद स्कूल जाने से पहले अपनी पढ़ाई की, उसके बाद स्कूल चला गया। इस प्रकार से हमने आज सुबह उठने के बाद ये काम करा। तो आप भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी या फिर पुस्तक में लिख सकते हैं और इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स के अध्याय 1 को हल कर चुका है, पूरा हल कर चुका है। आप इसे अच्छे से लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए और अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, जो मैंने आपको वीडियो में बताया हूँ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।